नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। उत्तराखंड स्पीकिंग में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। 12:45 पर हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। 1 बजे युवा शक्ति संवाद में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर बता दें, कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा जो है उनकी तरफ से की जाएगी। आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 12:45 पर हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। 1 बजे युवा शक्ति संवाद में शामिल होंगे। कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी। 1 बजे युवा शक्ति संवाद में शामिल होंगे। इस दौरान चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री धामी जो है वो नजर आएंगे। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। बता दें आपको कि 12:45 पर हरिद्वार पहुंचेंगे और वहीं 1 बजे युवा शक्ति संवाद में शामिल होंगे। कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये आज पूरे दिन ये तमाम कार्यक्रम में जो सीएम धामी है वो शामिल होने वाले। हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। 12:45 पर हरिद्वार पहुंचेंगे। तो वहीं 1 बजे युवा शक्ति संवाद में शामिल होंगे और तमाम छात्रों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वहीं कावड़ की अगर बात करें तो कावड़ मेले की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है, इसकी समीक्षा जो है वो उनकी तरफ से की जाएगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम धामी। तो ये आज हरिद्वार का दौरा बेहद अहम होने वाला है। मुख्यमंत्री धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। 12:45 पर हरिद्वार में पहुंच जाएंगे। 1 बजे युवा शक्ति संवाद में शामिल होंगे सीएम धामी। तो वहीं कावड़ मेले की व्यवस्था किस तरह से चल रही है उसकी तमाम जो समीक्षा है वो उनके साथ की जाएगी। समीक्षा बैठक में सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। व्यवस्थाओं का जायजा जो है वो उनकी तरफ से लिया जाएगा। तो ये आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे अब से कुछ देर में और हरिद्वार में युवा शक्ति संवाद में सीएम धामी शामिल होंगे। कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। कावड़ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान समीक्षा बैठक करके व्यवस्थाओं का जायजा जो है वो मुख्यमंत्री धामी की तरफ से लिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की जाएगी। तमाम चर्चाएं की जाएंगी और 1 बजे युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री धामी बातचीत करते नजर आएंगे। हालांकि बैठक में चर्चाएं होंगी, समीक्षा बैठक भी होगी और आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री धामी रहने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। 12:45 पर हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। 1 बजे युवा शक्ति संवाद में शामिल होंगे। कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा जो है वो उनकी तरफ से की जाएगी। 12:45 पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा में सीएम धामी ने जनता मिलन कार्यक्रम किया है। जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ है। सीएम धामी ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी बांटी है। महिला स्वयं सहायता समूहों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोया हेड स्थित कैंप कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिनमें कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर वितरित भी की है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को 2 वाहनों की सौगात देकर उन्हें रवाना किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। तो जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान भी हुआ। तमाम लोग वहां मौके पर पहुंचे और सीएम धामी ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी बांटी है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों के बीच नजर आ रही हैं। दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको आज साइकिल मिली है, ट्राईसाइकिल और जो भी उनके उपकरण हैं इनसे उनके जीवन को मदद मिलेगी, काम करने में आसानी होगी, उनके आवागमन को आसानी होगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं
कि वो भी अच्छा जीवन जी पाए। हर तरह से हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा हर प्रयास रहता है कि उनको मदद करें। और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द उनके लिए लाए हैं, एक इसमें अपने आप में बहुत बड़ा एक उच्चारण है, तो उसको हम लोग आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर महिलाओं को 2 गाड़ियां भी दी गई है, 2 वैन मिली है उनको, उसमें वो अपने काम करेंगे, अपने रोजगार से रोजगार को बढ़ाएंगे। एक बड़ा जो चलता हुआ वाहन जिसमें पूरी किचन होगी उसमें, और उसमें लोगों को सस्ता जो भोजन है वो मिलेगा, उसके साथ ही उनकी अपनी आय भी होगी। तो कहीं न कहीं आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी हमारी महिलाएं इससे प्रेरित होंगी और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। हर ब्लॉक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप जुड़ चुके। तो महेंद्र, खटीमा में सीएम धामी ने जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समस्याएं सुनते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस कार्यक्रम के दौरान, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए सीएम धामी का वो गृह क्षेत्र भी है, इस वजह से उनको विशेष वहां से जुड़ाव भी रहता है। इसी क्रम में वो चले गए थे, विभिन्न विकास परियोजनाओं का एक उद्घाटन किया है, लोगों को, महिलाओं से जुड़ी हुई विभिन्न क्या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने फीडबैक भी लिया कि आखिर सरकार से जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। इसके अलावा कुछ मोबाइल वैन भी उन्होंने वहां पे प्रदान किया है, जिससे जो महिला जो समूह हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें, उनकी कमाई के स्रोत खुलें। तो और इसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट संवाद किया है, जिससे और क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन पर भी क्या योजनाएं लागू की जा सकती हैं, इस बारे में विचार विमर्श किया जा सके, इस बारे में बातचीत की। जी बिल्कुल महेंद्र, इस कार्यक्रम से तमाम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो वही हमारे साथ बने रहिए महेंद्र। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल ने जुर्म कबूल लिया। एसआईटी के सबूत दिखाते ही टूटा मुख्य आरोपी। प्रमोद नौटियाल की आवाज से सोना चांदी बरामद कर लिया गया है। रिमांड खत्म होने पर आरोपी पुरसारी जेल भेजा गया है। मामले में कई और लोगों पर भी गाज जो है वो गिर सकती है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल ने आखिरकार पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में आरोपी इनकार करता रहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और ठोस सबूत देखते ही उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी के सरकारी आवास से भारी मात्रा में सोना, चांदी, नकदी और शालिग्राम बरामद किए जा चुके हैं। रिमांड पूरी होने के बाद उसे दोबारा पुरसारी जेल भेज दिया गया है, जबकि एसआईटी अब इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि इस पूरे खेल में उसके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो ये बद्रीनाथ मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। लंबे समय से ये बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब जाकर इस मामले में प्रमोद नौटियाल ने कबूल कर लिया है और अब इसे जेल भेज दिया गया है। तमाम साक्ष्य हैं जो एसआईटी की तरफ से जुटाए गए थे। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं। महेंद्र, प्रमोद नौटियाल ने जुर्म कबूल कर लिया है, एसआईटी की तरफ से भी तमाम जानकारी निकलकर सामने, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जिसमें देखिए प्रमोद नौटियाल जो मुख्य आरोपी है बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले का, इसकी काफी प्रयास हो रही थी कि इसको आखिर रिमांड पे लिया जाए, जिससे और भी कड़ियां जोड़ी जा सके, आखिर उससे क्या क्या साक्ष्य मिल सकते हैं, क्या उसके बयान से निकल सकता है। तो इसी क्रम में उसका रिमांड मिला था और उसको सरकारी आवास से लेकर के उसके निजी आवास तक एसआईटी ने उसको ले जा करके गहन परीक्षण किया। उसमें कई दस्तावेज, नकदी और आभूषण मिले हुए हैं। तो अब इसके बाद उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की जा रही है कि कहीं चढ़ावा चोरी के धन से कहीं और संपत्तियां तो नहीं खरीदी गई हैं। तो इस लेवल पे भी एसआईटी जांच कर रही है कि आखिर उसकी संपत्तियां कहां कहां हो सकती हैं और इसके अलावा कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इस बारे में भी पूछताछ अभी जारी है। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में उम्मीद है कि अभी कई बड़े लोगों के भी नामों का खुलासा हो सकता है। जी महेंद्र, इस मामले में प्रमोद नौटियाल के अलावा क्या और भी नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या तमाम चीजें हैं जो मुख्य आरोपी प्रमोद के पास से बरामद की गई हैं महेंद्र?
उसमें शालिग्राम की मूर्ति है सिमी, इसके अलावा 500 की गड्डियां हैं, 500 रुपए के नोट की गड्डियां हैं और सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए इसकी निशानदेही पर प्रमोद नौटियाल के, तो उसमें एक राघव रामदास का भी नाम गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से भगवान बद्री विशाल के जो मुकुट है वो बरामद कर लिया है। ये काफी दिन से फरार चल रहा था, इसको एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ये मूल रूप से श्रावस्ती का रहने वाला है राघव दास। तो इसकी फिलहाल सुराग रस्सी करते हुए, रेकी करते हुए इसको बद्रीनाथ क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी सीसीटीवी फुटेज और इतनी गहन निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कैसे ये चोरी होती रही और इसमें कौन कौन और लोगों की सह थी और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, उससे भी कुछ प्रमाण निकाले जा रहे हैं। पूछताछ अभी फिलहाल उससे भी जारी है। जी बिल्कुल महेंद्र, ये चढ़ावा का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना यही होगा कि आगे इस मामले में कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। वही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र, धन्यवाद आपका। तो वहीं चंपावत में पेयजल योजना का शुभारंभ हो गया है। बता दें आपको कि 14.57 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया है। हजारों ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। धरातल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा है। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत बता दें आपको कि 14,57 रुपए की बता दें आपको कि तांबली ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का विधिवत रूप से पूजन के साथ शुभारंभ किया गया है। इस योजना के पूरा होते ही बता दें आपको कि लोगों को फायदा होगा। स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल जिससे हजारों ग्रामीणों को राहत मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे और मुकेश महाराणा ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता अशोक स्वरूप ने बताया कि आधुनिक तकनीक वाली इस योजना का निर्माण गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा किया जाएगा। ग्रामीणों ने सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं देहरादून में मॉनसून के दौरान पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी ने आश्वस्त किया है कि वर्तमान समय में सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय जिलों में रास्ता बंद होने की वजह से तमाम समस्याएं देखने को मिलती है और इन समस्याओं से निपटने के लिए कंटीजेंसी मैकेनिज्म लागू किया जाएगा और इसके तहत सड़क बंद होने की स्थिति में दोनों तरफ वाहन के माध्यम से दवाओं का परिवहन किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें आपको कि डीजी कार्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो श्रमिकों के माध्यम से भी पैदल मार्ग के से अस्पताल तक दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण पहुंचाए जाएंगे ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े। NHM की तरफ से ये भी कहा गया है कि मानसून में पर्वतीय क्षेत्रों में दवाइयों की किल्लत नहीं है। रास्ता अवरुद्ध से निपटने के लिए कंटीजेंसी मैकेनिज्म लागू हुआ है। श्रमिकों से भी पैदल मार्ग से अस्पताल तक दवाएं पहुंचाने, मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, ये डीजी की तरफ से कहा गया। तो पर्वतीय जनपदों में आती हैं और दवाइयों के लिए फिलहाल अभी हमारे जो स्टॉक हैं पर्याप्त उपलब्ध हैं और जहाँ जहाँ अवरुद्ध होता है वहाँ पे हम कंटिजेंसी मैकेनिज्म लगाते हैं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों के माध्यम से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डीजी ऑफिस से भी निर्देश हैं जहाँ पे कहीं लेबर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना होगा तो आवश्यक दवाइयों को, उपकरणों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। देखिए, ज़्यादा दिक्कत पर्वतीय जनपदों तो वहीं देहरादून में नाले के तेज बहाव में बहे 2 मासूम बच्चे। हादसे में दोनों मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हादसे का संज्ञान लिया है। बता दें आपको कि अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। झोपड़ी में रहने वाले परिवार ने 2 मासूम खो दिए हैं। आयोग ने नालों पर सुरक्षा दीवार और बैरिकेडिंग के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार को आवास, राशन और मुआवजे देने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून के
क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में नाले के तेज बहाव में बहने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बढ़ाया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान सामने आया कि स्थिति में झोपड़ी बनाकर रह रहे इस परिवार ने अपने 5 में से 2 बच्चे खो दिए हैं। आयोग ने जिला प्रशासन को सुरक्षा दीवार बनाने, नालों का तकनीकी सर्वेक्षण कराने और पीड़ित परिवार को तुरंत सरकारी आवास, राशन और वित्तीय सहायता मुहैया कराने के कड़े निर्देश जो है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो ये खबर बता दें, जहां पर डूबने से 2 बच्चों की 2 मासूमों की मौत हो चुकी है और इस समय ये इस घटना के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून में हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। देहरादून में नाले के तेज बहाव में 2 मासूम बच्चे मरे। तो वहीं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मदन जुड़ चुके हैं। तो मदन, देहरादून में एक नाले में तेज बहाव में 2 मासूम बच्चे बह गए, क्या है ये पूरा मामला मदन? घटना है ये कि 2 बच्चे तेज बहाव में नाले के तेज बहाव में बह गए परसों और बहुत बुरी कंडीशन में जब उनको निकाला गया तो बहुत बुरी कंडीशन में थे। और हालांकि ये बहुत छोटा सा नाला था, ये कोई बड़ा नाला नहीं था या कोई नदी नहीं थी, एक छोटा सा नाला है जो कि मोहल्ले के अंतर्गत ये नाला बनाया गया था और सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही ये नाला बनाया गया था। लेकिन नाले को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया गया, जिसके कारण ये घटना और सामने निकल करके आई है। और ये जो परिवार है जिनके ये दोनों बच्चे जिन्होंने खोया है, उनका ये एक दूसरी बार ये बड़ी घटना है, क्योंकि इससे पहले भी अपनी एक बच्ची को वो खो चुके हैं जो कि पहले भी नाले में बह चुके। और ये इनकी दोनों 2 बच्चियां जो बची हुई थी वो भी इस बार नाले में बह गई। तो कहीं ना कहीं एक कहर एक परिवार के ऊपर टूटा है। हालांकि बाल संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया और इस पर तत्परता दिखाते हुए कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि परिवार की सहायता की जाए, जो भी प्राथमिक सहायता है वो उनको उपलब्ध कराई जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जहां पर ये रह रहे हैं वहां पर परिस्थितियां कभी भी विकट हो सकती है और दोबारा से इस तरीके की घटना हो सकती है। क्योंकि जो ये मोहल्ले के अंदर नाला बना हुआ ये नदी के किनारे में है और जब भी नदी उफान पर होती है तो ये पानी अंदर पूरे मोहल्ले में घुस आता है। उसी कारण से जो है जो मोहल्ले में अंदर नाला बना हुआ है वहां पर भी परिस्थितियां विकट हो जाती है। तो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि इसका संज्ञान लेगी जी बिल्कुल मदन, संज्ञान भी लिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने हादसे का संज्ञान लिया है, इस दौरान क्या क्या जो आदेश है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं? मदन, देखिए, बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष गीता खन्ना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो नाला है उसको पूरी तरह से कवर किया जाए, क्योंकि वो ऊपर से पूरा खुला है, उसको कवर करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और वहीं पे जहां पर जो नाले की सुरक्षा दीवार टूटी है उसको भी पूरा कवर किया जाए, ताकि जो पानी का बहाव है वो अंदर मोहल्ले की तरफ ना आए। तो और जो परिवार है उनके तमाम जो सुविधा है उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं कि इनको जो भी राशन पानी की जो व्यवस्था है वो कराई जाए। और इस मामले में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो वही तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन, धन्यवाद आपका। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी के लक्ष्मणपुरी में मस्जिद पर प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समुदाय में भारी रोष देखने को मिला है। बता दें आपको कि राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर कार्रवाई का विरोध किया। तो वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि 200 साल पुराना लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में मस्जिद पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। भारी आक्रोश फैल चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है और उनके पूर्वज यहाँ दफन है। ऐसे में इसे
एकाएक अवैध या फिर सरकारी जमीन घोषित करना गलत है। कार्रवाई से नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ये मसूरी से खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लक्ष्मणपुरी में मस्जिद पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने वाली है। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं। तो सुनील, मसूरी के लक्ष्मणपुरी में मस्जिद पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या है ये पूरा मामला? मुस्लिम समुदाय में भारी रोष देखने को मिल रहा है। अगर बात करी जाए तो आज सुबह पर प्रशासनिक टीम अधिशासी अधिकारी गौरव बसिंग के नेतृत्व में वहां पर पहुंची। भारी पुलिस बल इस मौके पर था और यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसको यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई और इसी को लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने भारी आक्रोश जताया। ऐसे में जहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी वहाँ पर मीडिया और सभी लोगों का आने जाने में प्रतिबंध लगाया गया था। उनका ये कहना था कि यहाँ पर किसी प्रकार की शांति व्यवस्था बाधित ना हो, इसलिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। और इसको लेकर मुस्लिम जो समुदाय थे उनका ये आक्रोश था कि 200 साल पुरानी ये मस्जिद भी नहीं थी, ये एक स्ट्रक्चर था जहाँ पर जो इनके किसी की डेथ हो जाती थी तो उनकी अंतिम नमाज वहाँ पर अदा की जाती थी और उसके बाद उनको दफनाया जाता था। ऐसे में कई उनके पूर्वज वहाँ पर दफनाए गए हैं और ऐसे में एक इनकी इसको सरकारी इसको बताना है कि ये नगर पालिका की जमीन है, ये बिल्कुल गलत है और इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, इस मामले में इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वहीं तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, धन्यवाद आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।